फेरारी दुनिया के सबसे मशहूर ब्रांड्स में से एक है, जिसकी मालियत तकरीबन 85 अरब डॉलर समझी जाती है। लेकिन इस ब्रांड के खूबसूरत डिज़ाइंस और इनकी नाकाबिले यकीन रफ्तार के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है, जो लोहार के ख़ानदान में पलने वाले एक लड़के से शुरू होती है, जिसे बाकायदा तालीम मैसर न थी और जिसे एक बार एक कार फैक्ट्री में नौकरी से इनकार कर दिया गया था। नौजवानी में इसने अपने वालिद और भाई को खो दिया। इसे क्या मालूम था कि इसकी अनथक मेहनत इसे मोटर स्पोर्ट्स की सबसे ताकतवर रेसिंग टीम बनाने और दुनिया के सबसे दिलचस्प कारसाज कंपनी खड़ा करने की तरफ ले जाएगी। यह है एनजो फेरारी और इसके नाम से जाने जाने वाले ब्रांड फेरारी की हैरत अंगेज दास्तान। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और आप देख रहे हैं कौन, क्या और कैसे। एनजो फेरारी 1898 में शुमाली इटली के कदीम शहर मोडिना में पैदा हुए। इस वक्त का इटली मुल्की अदम इस्तेहकाम की वजह से गुर्बत का शिकार था, लेकिन एनजो के वालिद एक कामयाब ब्लैक स्मिथ इंडस्ट्री चलाते थे। अगरचा उनकी आमदनी ने खानदान को आरामदेह जिंदगी फराहम कर रखी थी, मगर एनजो को इब्तदा से ही मालूम था कि लोहार बनना इनका मैदान नहीं। बचपन में फेरारी खानदान इन चंद खानदानों में शामिल था जिनके पास एक छोटी मोटी मोटर गाड़ी जरूर थी, और इसी ने नौजवान एनजो के दिल में कारों की मोहब्बत जगा दी थी। 10 बरस की उम्र में जब इसके वालिद और इसके बड़े भाई डीनो को 1908 के सर्कुएतो बलोना रेस दिखाने के लिए ले गए तो ये दिलचस्पी मजीद बढ़ गई। इस जमाने में यूरोप में गाड़ियां अभी नई नई थीं और दौड़ इंतहाई खतरनाक हुआ करती थी। ड्राइवर कच्ची सड़कों पर बगैर किसी रुकावट और हिफाजती सामान के मुकाबला करते थे और जानलेवा हादसात आम सी बात थी। इन खतरात के बावजूद एनजो को अंदाजा हो गया था कि वो जिंदगी में यही करना चाहते हैं। एक रेस कार ड्राइवर बनना इनका ख्वाब बन चुका था, लेकिन इसका ख्वाब इस वक्त पूरी तरह मुतासर हुआ जब अप्रैल 1915 में इटली पहली जंग अजीम में शामिल हो गया। इसका भाई डीनो फौज में भर्ती हो गया और एनजो को अपने वालिद के साथ वर्कशॉप में हाथ बटाना पड़ा। अफसोस की बात यह है कि इसके वालिद नमूनिया का शिकार हो गए और 1916 में चंद दिनों बाद इंतकाल कर गए। इनके जाने के बाद कारोबार बंद हो गया और बदकिस्मती से इसी साल महाज पर लगी बीमारी के बायस डीनो भी चल बसा। सिर्फ 18 बरस की उम्र में एनजो की आरामदेह जिंदगी खत्म हो चुकी थी। बेरोजगार, कंगाल और बिल्कुल तनहा इसने जिंदा रहने के लिए छोटी मोटी नौकरियां की, यहाँ तक कि 1917 में इटली की फौज में भर्ती कर लिया गया, जहाँ इसे सख्त सर्दी में घोड़ों की देखभाल का काम सौंप दिया गया। इसके कुछ ही अरसा बाद वो स्पेनिश फ्लू का शिकार हो गया, एक ऐसी वबा जो इस दौर में करोड़ों जानें ले रही थी। खुशकिस्मती से बरवक्त हस्पताल दाखिले ने इसकी जान बचा ली। जंग के खात्मे पर फेरारी अपनी जिंदगी के सबसे निचले मुकाम पर घर वापस आया। जंग के सदमात और खानदान के खो जाने से दिल बर्दाश्ता इसने अपनी जिंदगी दोबारा तामीर करने और अपने ख्वाबों की तकमील का तहिया कर लिया। चुनाचा वो सिर्फ एक मकसद लेकर इटली की मोटर कार इंडस्ट्री के मरकज ट्यूरन चला गया, यानी एक कार रेस ड्राइवर बनने का मकसद। ट्यूरन पहुंचने पर एनजो ने इटली के मशहूर कार साज इदारे फिएट में काम मांगा, मगर फिएट ने इसे ठुकरा दिया। अपनी मामूली जमा पूंजी के सहारे वो एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा, यहाँ तक कि इसे एक कार मुरम्मत की दुकान पर काम मिल गया, जो जंगी ट्रकों को मुसाफिर गाड़ियों में तब्दील किया करती थी। अगरचा एनजो मैकेनिकल कामों से वाकिफ हो गया था, मगर वो मुतमईन नहीं था। खुशकिस्मती से इसकी मुलाकात ओगो सुइची से हुई, जो एक साबिक साइकिल रेसर था और अब मोटर व्हीकल इंडस्ट्री में कदम रख रहा था। ओगो ने एनजो को मिलान में एक नई कार साज कंपनी CMN से मुतारिफ करवाया, जहां इसे टेस्ट ड्राइवर और डिलीवरी मैन के तौर पर मुलाजमत मिल गई। कुछ महीनों बाद एनजो ने अपनी जमा पूंजी लगाकर एक गाड़ी खरीदी और यूं 1919 में इसे 21 बरस की उम्र में अपनी पहली रेस कार मिल गई, और वो थी CMN मॉडल 1520। पार्मा पोगियो दी बेरचेत्तो रेस में इसका मुकाबला इटली के बेहतरीन ड्राइवरों से था, मगर पुरानी गाड़ी के बावजूद इसने अपनी क्लास में चौथी और मजमूई तौर पर 11वीं पोजीशन हासिल की। बाद अज़ां इसने इटली की खतरनाक तरीन रेस तारगा फ्लोरियो में हिस्सा लिया, लेकिन मैकेनिकल खराबी और मूसलाधार बारिश के बायस आखिरी पोजीशन पर आया। मायूस होकर इसने अपनी गाड़ी बदलकर ज्यादा ताकतवर आइसोटा फ्रांस्कीनी खरीद ली और अगले बरस पार्मा पोगियो दी बेरचेत्तो में दूसरी पोजीशन और मजमूई तौर पर तीसरी पोजीशन हासिल करके एक उभरते हुए रेसर की हैसियत से अपना नाम बनाया। सुरमाए की कमी इस खेल में इसकी सबसे बड़ी रुकावट थी, क्योंकि मोटर रेसिंग ज्यादातर अमीर अफराद का खेल समझा जाता था। ताहम अपनी बढ़ती हुई शोहरत के बायस एनजो ने अल्फा रोमियो से राब्ता किया और अगरचा मतलूबा गाड़ी हासिल न कर सका, मगर 1920 में अल्फा रोमियो ने इसे अपनी बावकार रेसिंग टीम में शमूलियत की पेशकश की, जिसे एनजो ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। अब वो अंतोनियो अस्कारी और जुज़प्पे कंपारी जैसे मशहूर ड्राइवरों के शाना पशाना दौड़ रहा था। इसको पहली फतह 3 साल बाद 1923 के सर्कुएतो दी सावियो में मिली, जहां इसकी मुलाकात काउंटेस पौलिना बाराका से हुई, जो एक इटालियन एयरफोर्स के पायलट फ्रांचेस्को बारका की वालदा थी। पौलिना ने एनजो को वही दौड़ता हुआ घोड़े का निशान अपनाने की तरकीब दी जो इसके बेटे ने अपने त्यारे पर बनाया था। एनजो ने यह तजवीज शुक्रगुजारी से कबूल की, अगरचा इस निशान को बाकायदा इस्तेमाल करने में अभी कुछ बरस बाकी थे। यही निशान आगे चलकर फरारी की
पहचान बन गया। इसी दौरान इसके करीबी दोस्त ऑगस्ट सुइची ने भी अल्फा रोमियो के लिए शानदार कामयाबियां समेटी। खास तौर पर 1923 का तारगा फ्लोरियो जीता, मगर अपनी फतह के महज 4 माह बाद एक टेस्ट ड्राइव के दौरान हादसे में वफात पा गया। इस सानहे ने एंजो को शदीद मुतासिर किया, हत्ता कि इसने ड्राइविंग तर्क करने पर भी गौर किया। 1925 में अल्फा रोमियो के सरकर्दा ड्राइवर अंतोनियो ओस्कारी की फ्रांसीसी ग्रैंड प्री में मौत ने इसके दुख को मजीद गहरा कर दिया। यही वजह थी कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी दिलचस्पी रेसिंग के इंतजामी पहलुओं की तरफ ज्यादा बढ़ने लगी। 1923 में इसने लोरा डोमिनिगा गार्लो से शादी कर ली और अपनी जिम्मेदारियों में तवाज़ुन कायम करते हुए इसने दौड़ में शिरकत कम करके अल्फा रोमियो के रेसिंग शोबे की निगरानी पर तवज्जो मज़कूर कर दी। कई कारसाज इदारों ने माली वजूहात की बिना पर रेसिंग से सरमायाकारी निकालना शुरू कर दी, जिससे कई टीम अरकान मायूस हो गए और उन्होंने अपनी जाती टीमें बनाना शुरू कर दी, जिन्हें स्कोतेरिया कहा जाता था। एंजो के लिए एक सुनहरी मौका था और 1929 में 32 बरस की उम्र में इसने कुछ अमीर कार शायकीन के साथ मिलकर मोडेना में स्कोतेरिया फरारी कायम की और पाउलिना बराका का दिया हुआ घोड़े का निशान अपनी टीम के लोगों के तौर पर अपना लिया। अगरचा स्कोतेरिया फरारी एक आजाद टीम थी, मगर ये अमलन अल्फा रोमियो के रेसिंग शोबे के तौर पर काम करती रही। एंजो ने प्रेली, शेल और बोश जैसे इदारों से स्पॉन्सरशिप के मायदे हासिल करके अपनी टीम के लिए सरमायाकारी इकट्ठा की, एक ऐसा तरीकाकार जो आज भी रेसिंग की दुनिया में बुनियादी हैसियत रखता है। इसने जुज़प्पे कंपारी और ताजियो नोवोलारी जैसे ड्राइवरों को भर्ती किया और पहले ही सीजन में 22 में से 9 दौड़ें जीत ली। वक्त के साथ साथ स्कोतेरिया फेरारी यूरोप की सबसे मशहूर और कामयाब रेसिंग तंजीमों में से एक शुमार होने लगी। जनवरी 1932 में एंजो के यहाँ पहले बेटे अल्फ्रेडो डेनो फरारी की पैदाइश हुई और इसने बतौर ड्राइवर मुकम्मल रिटायरमेंट ले ली। लेकिन एंजो को सबसे बड़ा धचका तब लगा जब 1939 में अल्फा रोमियो ने स्कोतेरिया फेरारी को खरीद कर तहलील कर दिया और ऑपरेशन मिलान में मुंतकिल कर दिए। एंजो को नई टीम अल्फा कोर की सरबराही दी गई, मगर 2 साल बाद इख्तलाफात की वजह से इसे निकाल दिया गया और अल्फा रोमियो ने 4 साल तक अपना नाम किसी भी गाड़ी या टीम पर इस्तेमाल करने से रोक दिया। इस धचके के बावजूद एंजो को अपनी कामयाबियों पर फख्र था। स्कोतेरिया फेरारी ने 225 दौड़ों में से 144 में से फतह हासिल की थी। इसी रकम के साथ इसने 1939 में अपना ख्वाब पूरा करते हुए मोडेना में अपनी जाती ऑटोमोबाइल कंपनी ऑटो आवियो कोस्ट्रोजियोनी कायम की। इसकी पहली रेस कार मॉडल 815 ने 1940 के ग्रैंड प्री में शानदार आगाज किया, मगर तकनीकी खराबी की वजह से दौड़ मुकम्मल न कर सकी। इसी दौरान दूसरी जंग अजीम शिद्दत इख्तियार कर गई और एंजो को मुसोलिनी की हुकूमत के लिए फौजी साजो सामान तैयार करना पड़ा। अगरचा वो बज़ाहिर मुसोलिनी की पार्टी का रुकन रहा, मगर दर हकीकत वो ज्यादातर इक़्तिदार में मौजूद लोगों से अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए ऐसा करता रहा, वरना इसका कारोबार जब्त हो जाता। जंग के दौरान इसकी फैक्ट्री को 1944 और 1945 में 2 बार दुश्मन फौजों ने निशाना बनाया। जंग के खात्मे के बाद एंजो ने एक अहम फैसला किया। इसने अपने पुराने दोस्तों और इंजीनियरों जियोवानी कोलंबो और लुइजी बाजी की मदद से एक नई ताकतवर रेस कार डिजाइन की और यही गाड़ी पहली बार इसने अपने नाम फेरारी के तौर पर लॉन्च की, जिसका पूरा नाम फेरारी 125S था। फेरारी 125S में 1250 सीसी का 12 सिलेंडर इंजन नस्ब था, जिसकी रफ्तार 130 मील फी घंटा तक पहुंचती थी। अगरचा इसका पहला मुकाबला मुकम्मल न हो सका, मगर 2 हफ्ते बाद फेरारी ने 1947 के रोम ग्रैंड प्री में अपनी पहली फतह हासिल कर ली। इसी साल के इख्तिताम पर फेरारी ने 14 में से 6 दौड़ें जीत ली। एंजो ने समझ लिया था कि रेसिंग जारी रखने के लिए मुस्तकिल आमदनी जरूरी है, चुनाचा इसने फेरारी ब्रांड के तहत लग्जरी स्पोर्ट्स कार बनाना शुरू की और अमेरिका में इन्हें मुतारिफ कराने के लिए साबिक साथी लुइजी कनेटी से पार्टनरशिप की। 1949 में लुइजी कनेटी ने खुद फेरारी कार खरीद कर 24 घंटे की लिमांस रेस में हिस्सा लिया और हैरान कुन तौर पर यह रेस जीत ली, जिसने फेरारी की साख और फरोख्त को बेहद फरोग दिया। जब फेरारी की रेसिंग टीम ट्रैक पर कामयाबियां समेट रही थी, एंजो की जाती जिंदगी अलमियों का शिकार। इसका बेटा डीनो बचपन से एक नायाब पट्टों की बीमारी में मुब्तला था, जो 22 साल तक शिद्दत इख्तियार कर गई थी। डैनो ने अपने वालिद की तरह इंजीनियरिंग का जुनून रखा और एक नए इंजन की तैयारी में हिस्सा भी लिया, मगर जून 1956 में महज 24 बरस की उम्र में इसका इंतकाल हो गया। इस सानहे ने एंजो को हमेशा के लिए बदल दिया। 1950 की दहाई में बरतानवी हरीफ कूपर और लूटस दरमियानी इंजन वाली गाड़ियों से फार्मूला 1 रेसिंग में इनकलाब बर्पा कर रहे थे, मगर एंजो पुराने तरीकों पर अड़ा रहा। इसे यकीन था कि ताकतवर इंजन ही सब कुछ है। इस जिद ने ड्राइवरों पर दबाव बढ़ाया, कई जानलेवा हादसा हुए। 1957 की मेल मिलिया रेस में अल्फोंसो दी पोर्तागो की फेरारी 335S का टायर फटने से होने वाले हादसा में वो खुद, इसका साथी ड्राइवर और 9 तमाशाई जिनमें 5 बच्चे भी शामिल थे हलाक हो गए। एंजो पर 11 मुकदमात दर्ज हुए, जो बाद अज़ां अदालती तहकीकात में खारिज हो गए। हाथ से बनी गाड़ियां महंगी पड़ती थीं और सरमाए की वापसी में भी वक्त लगता था, जिससे कंपनी माली मुश्किलात में घिर गई थी। 1963 में फोर्ड ने $18 मिलियन के इवज
फेरारी को पैदावारी कंपनी का 90% हिस्सा खरीदने की पेशकश की, मगर आखिरी लम्हे में एक शर्त देखकर एंजो गुस्से में आ गया, जो कि एक चाल के तहत फोर्ड ने मुआहदे में शामिल कर दी थी ताकि वो कंपनी बजट को अपनी मर्जी से रेसिंग डिवीजन पर ना लगा सके। एंजो ने मुआहदा तोड़ दिया। इसके बाद फोर्ड ने इंतकामन एक ऐसी कार बनाने का फैसला किया जो फेरारी को शिकस्त दे सके। यूं फोर्ड GT40 वजूद में आई। इब्तदाई नाकामियों के बाद 1966 में फोर्ड GT40 ने लिमांस की 24 घंटे की रेस में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करके तारीखी फतह हासिल की। 70 बरस की उम्र में गुर्दों के मरज और माली मुश्किलात के बायस एंजो फेरारी ने 1969 में अपनी कंपनी के 50% हिस्सा इटालियन कंपनी फिएट को फरोख्त कर दिए, और वो भी इस शर्त पर कि रेसिंग टीम पर मुकम्मल इख्तियार इसी के पास रहेगा। 1974 में एंजो ने अपने 26 साला मुआवन लुकादी मोंटेज़ेम्बोलो को अपनी टीम का डायरेक्टर मुकर्रर किया, जिसने फेरारी रेसिंग टीम को रीस्ट्रक्चर किया, निकी लौडा जैसे ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर्स को शामिल किया। एंजो, जो कि वक्त के साथ रेसिंग गाड़ियों में एवोल्यूशन को इतना पहचान नहीं पा रहे थे, अब नए रेसिंग हेड ने सब गलतियों को सामने लाकर एंजो को समझाया और 312T सीरीज की गाड़ियां मुतारिफ कराईं, जो इतनी कामयाब थीं कि उन्होंने 27 ग्रैंड प्री रेसेस जीती। 1980 की दिहाई फेरारी के लिए मुश्किल रही और एंजो की सेहत भी मुसलसल कमजोर होती गई। बिलाखिर 1988 में 90 बरस की उम्र में अपने आबाई शहर मोडेना में इसका इंतकाल हो गया। इसके बाद कंपनी की भाग दौड़ इसके दूसरे और वाहिद जिंदा बेटे पेरो के हाथ में आई। 1991 में लुकादी मोंटेज़ेम्बोलो को दोबारा चेयरमैन और CEO बनाया गया, जिसकी क़यादत में माइकल शूमाखर ने 2000 से 2004 तक मुसलसल 5 ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीती। फेरारी ने न सिर्फ स्पोर्ट्स कारें बनाई बल्कि अपनी मर्चेंडाइज भी बनाई, जिसके बाद फेरारी न सिर्फ रेसिंग की दुनिया में कामयाब हुई बल्कि फैशन और लग्जरी की दुनिया में भी आगे आई। 2016 में फेरारी अपने पार्टनर फिएट से अलग होकर एक आजाद अवामी सतह पर तिजारत करने वाला इदारा बन गया, जिसकी मालियत $80 अरब से तजावज कर गई। आज भी फेरारी फैशन और लग्जरी मार्केटों में कदम बढ़ा रही है, मगर इसका असल मरकज अभी भी रेसिंग है और ये फार्मूला 1 की सबसे कदीम और कामयाब टीम के तौर पर जानी जाती है। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो मालूमाती लगी होगी। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।